दिस इज़ तनु टिप्टान और आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। मैंने सभी क्लासेस की बुक कलेक्ट की, देन उसके बाद मैंने आप सभी के लिए एक बेसिक और एक इम्पॉर्टेंट नोट्स लेकर आई हूँ जो सभी क्लासेस के लिए होगा। वो +1 क्लास के लिए भी होगा, वो ग्रेजुएशन के लिए भी होगा, +2 क्लास के लिए भी होगा और मास्टर डिग्री के लिए भी होगा। ये सभी के अंदर ये चैप्टर आता है। ये एमकॉम में भी आता है, एमए में भी आता है और ग्रेजुएशन में भी आता है। मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैंने फर्स्ट चैप्टर करवाया था कि जो स्टैटिस्टिक्स का जो सिलेबस है ये आपका सभी के अंदर आता है, सभी सब्जेक्ट के अंदर आता है, सभी क्लासेस के अंदर आता है। करते हैं हमारे चैप्टर को। देखो एक एग्जाम्पल लिया है, मान लीजिए फैमिली के अंदर पार्टी हो रही है, छोटी सी पार्टी हो रही है, ऑर्गेनाइज की जा रही है। मम्मी पापा की मान लीजिए आपने एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, ठीक है। मम्मी पापा की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते टाइम आपने थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस किया, जैसे कि आपने क्लॉथ एक्सपेंसेस किया, आपने डेकोरेशन किया, हैप्पी एनिवर्सरी जो 25th एनिवर्सरी बनती है, 15th एनिवर्सरी बनती है, डायमंड एनिवर्सरी बनती है, उनके लिए आपने डेकोरेशन किया, फूड की अरेंजमेंट की, पैटी एक्सपेंसेस किए, दैट मीन्स कोई छोटा मोटा सामान लेके आना पड़ा, ठीक है, डीजे लगवा दिया आपने। इन सभी का खर्चा हुआ, मान लीजिए इसका खर्चा हुआ 10,000 रुपये, ठीक है, इसका खर्चा हुआ आपका 4,000 रुपये, फूड का खर्चा हुआ आपका 9,000 रुपये, पैटी एक्सपेंसेस आपका 1,000 रुपये हुआ, डीजे लगा आपका 3,000 के अंदर। तो आपका टोटल खर्चा कितना हो गया आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब काउंट कर सकते हैं। 10 4 14, 10 24 और 3 27, 27,000 रुपये हमारे क्या हो गए हैं, खर्चा हो गया। अगर मैं ये कहूँ, अगर मैंने क्या कहा कि मेरा जो पार्टी के अंदर कितना खर्चा हुआ, 27,000 रुपये मेरा खर्चा हुआ, ठीक है जी। और क्या मैं आपसे ये पूछूंगी कि किस किस के क्लोथ्स आए, किस किस के कपड़े आए, कपड़े किसके कितने के आए, क्या मैं ऐसे पूछूंगी? नहीं ना। मैंने क्या पूछा कि आपकी पार्टी में कितना खर्चा हुआ। जैसे कि शादी के अंदर होता है, शादी में लगभग आप एस्टिमेट बताते हैं कि शादी के अंदर इतना खर्चा हुआ। तो ये क्या है, एक आपने एक सिंगल वैल्यू बता दी पूरे के पूरे एक्सपेंसेस की, सारे के सारे खर्चे की, कपड़े के, डेकोरेशन के, फूड के, किटी पार्टी के, डीजे के, सबके खर्चे को मिलाकर आपने एक सिंगल वैल्यू को आपने शो ऑफ कर दिया। ये सिंगल वैल्यू क्या होगी, इस पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है जी। यही हमारा सेंट्रल टेंडेंसी है, यही हमारी एवरेज है। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए क्लास के अंदर 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक राम है एक श्याम है, ठीक है। दोनों के पढ़ने के घंटे, पढ़ने के मतलब कि जो आप टाइम ड्यूरेशन देते हो अपनी स्टडी के ऊपर, वो दोनों के अलग अलग हैं। मान लीजिए ये जैसे कि डेज लिख लेते हैं। सबसे पहले हम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। सभी के मैंने पहले से सप्ताह लिख लिए। राम ने बताया कि मैं संडे को पढ़ा था केवल 1 घंटा, ठीक है। फिर मंडे को पढ़ा मैं 7 घंटे, ठीक है। फिर मैं पढ़ा 3 घंटे। फिर मैं वेडनेसडे को पूरे 9 घंटे पढ़ा था, ठीक है जी। तो थर्सडे वाले दिन बोला कि मैं तो केवल 5 घंटे ही पढ़ा। फ्राइडे वाले दिन भी मैं 5 घंटे पढ़ा और सैटरडे को बोला कि मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, ठीक है जी। शाम ने कहा कि मैं संडे को 5 घंटे पढ़ा, इस वाले दिन भी 5 घंटे पढ़ा, बट ट्यूसडे को मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। वेडनेसडे को कहता है कि मैं फिर 9 घंटे पढ़ा, शाम कहता है, ठीक है जी। ये कहते हैं कि फिर थर्सडे को ये 1 आवर पढ़ा, देन इसके बाद ये क्या है 3 आवर्स पढ़े, देन उसके बाद 7 आवर्स पढ़े। दोनों का डाटा अलग अलग है, ठीक है। डेज के अकॉर्डिंग ये संडे को 5 घंटे पढ़ा, राम क्या है 1 घंटा पढ़ा। परंतु जब भी आप जैसे कि सर्वे करने के लिए, जब भी आप किसी क्लास के अंदर जाएंगे, आप अपने घर में खुद का भी स्कूल का डाटा, अगर आप पढ़ने का डाटा अगर देखो जाए तो आप कैसे करोगे कि मैं हफ्ते के अंदर इतने घंटे पढ़ता हूँ। आप एक मेन पॉइंट बताते हो, या ऐसे बताते हो कि नहीं मैं संडे को इतने दिन पढ़ा, मैं इसके दिन इतने पढ़ा, फिर मैं 3 घंटे, फिर मैं 9 घंटे, 5 घंटे, 5 घंटे, फिर ये कुछ भी नहीं पढ़ा। ऐसे नहीं बताते। हमेशा इनका समेशन करके फिर आप बताते कि मैं एवरेज इतने टाइम तक मैं इसके यहाँ पर पढ़ा हूँ। इसका एवरेज क्या निकलेगा कि देखो 7 और 3 10 और 10 और 10 20 और 1 30 अपॉन में कितने आइटम्स है 1 2 3 4 5 6 7। इसको डिवाइड करेंगे, जो भी अमाउंट आएगी वो पॉइंट्स में आएगी, ठीक है। 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी। इतने घंटे ये इसकी एवरेज बन गई कि नॉर्मली एवरेज इसकी क्या बनी है कि ये इतने घंटे 4 घंटे कुछ मिनट ये बच्चा पढ़ता है। इसी तरह से इसकी भी एवरेज इतनी ही आएगी बच्चे, ठीक है। तो एवरेज में सेंट्रल टेंडेंसी में ये एग्जांपल मैं क्यों दे रही हूँ कि सेंट्रल टेंडेंसी में क्या होता है कि एक सिंगल वैल्यू
पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है कि इसका मेन पॉइंट सेंटर लोकेशन ये है, ठीक है। एक और एग्जांपल फैमिली इनकम का हो जाता है, जैसे कि आपके फैमिली इनकम का एक सर्टिफिकेट बनता है, मोस्टली फादर्स का आप देखना कि आपकी फादर की फैमिली इनकम क्या है, तो वहाँ पर आप क्या लिखते हो 70,000 रुपये पर मंथ, ठीक है, या फिर 8 लाख रुपए पर एनम, ऐसा लिखते हैं ना। तो क्या होती है फैमिली इनकम का मतलब क्या है कि इसके अंदर आपके पापा की इनकम भी इंक्लूड है, ठीक है, इसके अंदर आपकी क्या है खुद की, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ सेल्फ इनकम भी इंक्लूड है। तो इस हिसाब से मतलब कि पूरे डाटा का एक सेंटर पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। एवरेज का मतलब क्या हो गया, एक सिंगल वैल्यू हो गई है, सिंगल वैल्यू है जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करेगी, पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करेगी। अब इसमें इतना सारा डाटा था, इतने सारे घंटे दिए हुए हैं, बट मैंने क्या बोला कि आमतौर पर एवरेज इसका क्या निकला के आया 4 पॉइंट समथिंग इतना घंटे ये पड़ता है। तो ये जो 4 ये है 4 मान लीजिए 4.30 मान लेते हैं, इसको प्रॉपर आप कैलकुलेट कर लेना। 4.30 क्या है, ये एक सिंगल वैल्यू है जो इन सारे के सारे हफ्ते के दिनों के घंटों को ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल था आपका सेंट्रल टेंडेंसी का। अब मैं अगर इसको अपने कॉपी की ओर मतलब नोट्स की ओर लेकर चलें, आपको पता है कि मैं नोट्स के साथ पढ़ाती हूँ आप सभी को। सो इन नोट को एक्सेस करने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि एट द एंड में आपको बता दूंगी मैं कैसे आप इस नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, रिप्रेजेंट द एंटायर डाटा बाय ए सिंगल वैल्यू। एक सिंगल वैल्यू के द्वारा पूरे के पूरे डाटा को क्या करना, रिप्रेजेंट करना होता है। सच वैल्यू इज नोन एज द एवरेज। जो वैल्यू निकल कर आएगी, जैसे किटी एक्सपेंसेस का 27,000 रुपये निकला है, ठीक है, कितने खर्चे हुए हैं 1 2 3 4 5, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो फिर कोई एक वैल्यू आएगी। मान लीजिए ये, अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे 5.4 आएगा, नज़र आ रहा है। 5.4 हमारा क्या है, एक सिंगल वैल्यू है जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी को हम एवरेज कहेंगे, इसी को हम सेंटर वैल्यू कहेंगे ऑफ डाटा, सारे डाटा का सेंटर पॉइंट कहेंगे, ठीक है। हम सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर कर रहे हैं, तो सेंट्रल टेंडेंसी का पहले मतलब पता होना चाहिए। सेंट्रल का मतलब होता है कि बीच में, और इसके जो बीच में जो पॉइंट आएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, जो कि पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो इसके साथ साथ हमें यह भी पता चल जाता है टू गिव अ डायरेक्शन ऑफ अ डाटा यूजिंग द मैथमेटिकल फेज एंड ड्रॉ द कंक्लूजन। क्या कह रहा है, इस सेंट्रल टेंडेंसी की हेल्प से हमें ये पता चल जाता है कि इस डाटा की डायरेक्शन क्या है और एट द एंड में कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है। अब हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आया कि बच्चे जो राम और श्याम है डेली, मैं इसको स्कोर कैलकुलेट करके बता देती हूँ मैं, इसका कितना आएगा कि 4.28, दैट मीन्स हमने सही कैलकुलेट किया था 4.30, दैट मीन्स ये डेली 1 घंटा 4.5 घंटे ये पढ़ते हैं। तो क्या हुआ, ये कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स डाटा, ये आपके पास इतना सारा डाटा था, एक कॉम्प्लेक्स डाटा को आपने क्या कर दिया, एक सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। आपने इस पूरे डाटा को डिस्क्राइब कर दिया। मैं आपको बताती हूँ, देखो मैंने आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन पेपर निकाले हैं कि आपको ये ना लगे कि मैम ऐसे ही बोल रही है। ये जो क्वेश्चन है ना, पर्पस है, स्टैटिस्टिक्स है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो ये आपके सारे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं। ये 2023 के क्वेश्चन पेपर हैं जो रिसेंट कंडक्ट किए गए थे। ये आपका 3rd सेमेस्टर का ही है ना, ये आपका डिफरेंट सब्जेक्ट हो गया। ये सभी क्वेश्चन पेपर आपको क्वेश्चन पेपर चैनल पर मिलेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है जी। एक सेकेंड, मुझे क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का। ये देखो, ये रहा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का। इसके अंदर क्या है, लिमिटेशंस आ जाती है, किसी के अंदर इंपॉर्टेंस आ जाती है। जो मैंने 2022 का अपलोड किया था ना, वहाँ पर पूछे हुए थे इसके पर्पस क्या है, एवरेज निकालने का पर्पस क्या है। ये पर्पस भी मैं अभी 2 मिनट के बाद करवाऊंगी, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चंस पेपर है ये ज़रूर देखना, चैनल पर विजिट करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सभी ईयर के क्वेश्चन पेपर है, 2022 के, 2021 के, और सभी सेमेस्टर्स के क्वेश्चन पेपर आपको अवेलेबल में होंगे, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आया सेंट्रल टेंडेंसी एक्चुअल में होता क्या है, क्या चीज़ होती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसके पर्पस को डिस्कस करेंगे। ये आपको पता चल गया, सिंगल फिगर विच रिप्रेजेंट द होल सेट ऑफ अ डाटा इज नोन एज द एवरेज। सेकेंड नेम क्या है एवरेज का, इसे हम सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से जानते हैं, और मेजर किया जाता है एक लोकेशन को, ठीक है जी।
अब इसके पर्पज़ की ओर बढ़ते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी का पर्पज़ क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी का पर्पज़ ये है कि ये ब्रीफली डिस्क्राइब करती है। आपका डाटा इतना सारा था, आपने कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया और आपको कंप्लीटली पता चल गया कि इसका मतलब ये है। रो डाटा था, अनऑर्गेनाइज्ड था। कई बार ऐसे भी डाटा मिलेगा आपको जैसे कि 10, 15, 14, 10, 8, 3, 5, 4, 9, ऐसे हज़ारों डाटा मिलेंगे, ऐसे काफ़ी सारे। ये एक रो डाटा है जो कि अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब कि अच्छे से सिस्टमेटिक वे से अरेंज नहीं है। आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी के मेथड की हेल्प से हम इसको अरेंज भी कर पाएंगे और इससे कंक्लूजन भी ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो इस ये क्या करती है, ये ब्रीफली डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रो डाटा रिप्रेजेंट इन अ सिंगल एंड सिंपल फॉर्म। जो आपके पास जो रो डाटा होता है, ये इतना सारा डाटा था, आपके इस सेंट्रल टेंडेंसी की हेल्प से आपको एक सिंपल वैल्यू निकाल कर देगा ये। ठीक है, सिंपल, सिंगल एंड सिंपल फॉर्म में। ऑलवेज रो डाटा इज अनऑर्गेनाइज्ड, हमेशा रो डाटा क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, एंड एवरेज रिड्यूस आ मास ऑफ डाटा इनटू द सिंगल टिपिकली फिगर। आमतौर पर कि जो टिपिकल का मतलब वैसे आमतौर होता है, डिफिकल्ट का मतलब मुश्किल होता है, दोनों में फ़र्क है। बहुत से बच्चे समझते हैं टिपिकल का मतलब मुश्किल होता है, नहीं, टिपिकल का मतलब होता है आमतौर पर। ये क्या करेगा, मास डाटा को एक सिंगल वैल्यू में आपको दिखा देगा, जिससे क्या होगा, सारे का सारे डाटे को समझना आसान हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट क्या है सेंट्रल टेंडेंसी का पर्पस, कि ये हेल्प करता है कंपैरिजन में। कंपैरिजन बोला जाए तो कंपैरिजन का मतलब क्या है कि आप एक डाटा को दूसरे डाटा के साथ क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। इसके अंदर बेस्ट एग्जाम्पल है आपका पर कैपिटा इनकम ऑफ द इंडिया एंड द यूएसए का। पर कैपिटा ऑफ द इनकम ऑफ द इंडिया वर्सेस पर कैपिटा इनकम ऑफ द यूएसए। अगर मैं आज के टाइम 2023 की अगर बात की जाए, 2022-23 के अंदर इंडिया की पर कैपिटा इनकम 1,72,000 हो चुकी है। पर अगर 2014-15 की बात की जाए, इंडिया की ही पहले हमारी 86,647, ये आपका मैंने गूगल से उठाया है, उम्मीद करती हूँ डाटा आपको भी सेम मिलेगा, वैसे मोस्ट ऑफ सेम ही मिलता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि आप डाटा को कंपैरिजन करने में भी हेल्पफुल होता है। अब ये देखो, पर कैपिटा ऑफ इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और उन स्टेट्स में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग पीपल, कितने तरह के लोग हैं, कितने लाख जनसंख्या है, उन सबका एक पॉइंट निकाल दिया कि इंडिया की मैक्सिमम हाईएस्ट इनकम कितनी हो सकती है एक व्यक्ति की, 1,72,000 रुपये। ठीक है, इसी तरह से पर कैपिटा ऑफ द इनकम ऑफ द यूएसए, मुझे अभी 2023 की नहीं मिली, इसकी 2021 की मिली है। ये क्या है, $68,309 है, ये 2021 के डाटा के अनुसार। ठीक है, और इंडिया की 2021 के डाटा के अनुसार कितनी है, 2334। दैट मीन्स इसको हम बोल सकते हैं 200 पॉइंट में है ये आगे 34 ऐसे कुछ, तो हम इसको बोल सकते हैं 234-35 ऐसा हम इसको अप्रोक्सीमेट लेके चलेंगे। तो ये कह रहे हैं कि इंडिया के डाटा को अगर मैं यूएसए के डाटा के साथ कंपैरिजन करूं तो आपको कौन रिचेस्ट लग रहा है, कौन रिचेस्ट लग रहा है, अमेरिका लग रहा है, नॉर्मल सी बात है। तो हम इसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं कि इंडिया लेस पर कैपिटा इनकम होती है इंडिया की और एज कम्पेयर टू देयर यूएसए। तो ये कंपैरिजन करने में भी सेंट्रल टेंडेंसी हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये एक सारे डाटा का सिंगल वैल्यू लेकर आ जाता है। तो सिंगल वैल्यू को कंपेयर करना थोड़ा सा इजी रहता है। ठीक है, और इसको एनालिसिस करना भी इजी रहता है, क्योंकि एक तो इतना सारा डाटा कंपेयर करो, राइट, डिस्ट्रिक्ट के साथ डिस्ट्रिक्ट कंपेयर करो, या फिर आप पीपल के साथ पीपल कंपेयर करो। तो आपको भी पता है हमारे भारत की जनसंख्या 2023 के अंदर अब फिर टॉप लेवल पर आ चुकी है। पहले चाइना थी, अब फिर टॉप लेवल पर इंडिया आ चुकी है। अगर मैं पर्सन टू पर्सन मिलाने लग जाऊं डाटा को तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वाइड एरिया में हो जाएगा, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्टी वाली बात हो जाएगी। तो ये सेंट्रल टेंडेंसी की हेल्प से हम एक सिंगल वैल्यू निकालते हैं जो कंपैरिजन करने में भी हमें हेल्प प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आ जाता है हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिसी। जब मैंने फर्स्ट चैप्टर करवाया था ना स्टैटिस्टिक्स का, वहाँ पर भी ये पॉइंट्स आए हुए थे फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिसी में, और एनालिसिस ऑफ द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने में भी ये हेल्प करता है एक सेंट्रल टेंडेंसी, एक सिंगल वैल्यू। ठीक है जी, ये पॉइंट एज इट इज सेम है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिवर्स। दैट मीन्स ये जो वैल्यू होती है ये ऑल ओवर यूनिवर्स के अंदर एप्लीकेबल है।
एग्जाम्पल के तौर पर कैलकुलेटिंग ऑफ द पर कैपिटा इनकम ऑफ द नेशन वी गेट वन सिंगल वैल्यू दैट गिव एन आइडिया ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द नेशन। अब मैंने बताया कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम 2023 के अंदर 2014 के कंपैरिजन में क्या है। अब मैंने बताया कि 2023 के अंदर 22-23 के अंदर इंडिया की पर कैपिटा इनकम क्या है, 1,72,000 है, और 2014-15 के हिसाब से इंडिया की पर कैपिटा इनकम 86,647 है। तो आपको ये पता चल रहा है कि इंडिया के अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा है टाइम टू टाइम, राइट। तो क्या हो रहा है कि ये रिप्रेजेंट करती है एक ट्रांसपेरेंसी, कि आपको आइडिया लग जाता है कि आपकी, अब मैंने नेशन इनकम का एग्जांपल लिया है तो नॉर्मल सी बात है, नेशनल इकोनॉमिक कंडीशन ये डाटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके सेंट्रल टेंडेंसी के पर्पज़ है। उम्मीद करते हैं अभी तक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स यही रहने वाली है कि आप इसको इजी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं आपको बुक से भी शो ऑफ कर देती हूँ, ठीक है। नज़र आ रहा है, ये कहते हैं कि इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। ये आपको इजी है, अगर आपका एक सिंगल वैल्यू निकल के आती है तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। इट शुड बी सिंपल टू कंप्यूट, आप इसको सिंपली कंप्यूट कर देंगे। आगे हम मेथड पढ़ेंगे, अब फिर आपको सिंपल लगेगा, ठीक है। इट शुड बी यूनिकली डिफाइंड, ये क्या है, यूनिक डिफाइन करता है जो भी आपको डाटा दिया हुआ है, एक सिंगल वैल्यू यूनिक सिंगल बोला गया है, वापस बार बार वही बातें रिपीट हो रही है। इट बेस्ड ऑन द ऑल द ऑब्जर्वेशंस। सेंट्रल टेंडेंसी के मैंने अभी दो नाम बताए। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, एवरेज निकालना, सेंट्रल लोकेशन निकालना। एवरेज कैसे निकलती है, सारे डाटा को मिलाकर, मैंने अभी यहाँ पे क्या किया था, सारे डाटा को मिलाया, मिलाने के बाद नीचे क्या कर दिया, नंबर लिख दिया, जितने जितने ये नंबर थे 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो मैंने सारे के सारे डाटा को यूज़ किया है, तो इसलिए कहते हैं कि ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, ये बेस्ड होता है सभी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर। ऑब्जर्वेशन की बात की जाए तो ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है, एक सेकेंड, ये इतनी भारी बुक है, ओ माय गॉड। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है जो आपको आइटम्स, जो आपको वेरिएबल्स दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं कि इट शुड नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीमली वैल्यू। ये वैसे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, इसकी डीमेरिट्स है, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यू के साथ इफेक्ट होता है, ठीक है। इट शुड बी कैपेबल फॉर द फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। ये दोनों पॉइंट आपको आगे समझ में आएंगे जब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक आपको यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है जी। अब हम टाइप ऑफ द एवरेज की बात, दो तरह की एवरेज होती है हमारे पास, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। टाइप ऑफ, आपको नज़र आ रहा है, टाइप ऑफ एवरेज। एवरेज आपकी दो तरह की होती है। फर्स्ट इज दैट मैथमेटिकल एंड सेकंड इज दैट पोजिशनल। अब मैथमेटिकल का मतलब क्या है, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, रूल और फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। रूल और फॉर्मूले का जब हम यूज़ करते हैं वहाँ पे अर्थमेटिकल एवरेज यूज़ होती है। और पोजीशन का मतलब होता है कि उसकी पोजीशन को एक्सप्लेन कर रही हूँ। पोजीशन को एक्सप्लेन दैट मीन्स, अब मैं ये कहूँ कि आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मान लीजिए आपका यहाँ पे 7, ये आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं। अब मैं ये कहूँ कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके आए हैं, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि जिसके 15 नंबर हैं उसके हाईएस्ट मार्क्स है। मान लीजिए ये राम है, तो राम की पोजीशन क्या हुई, हमारे पास फर्स्ट हुई। पोजीशनल के अंदर क्या होता है कि जिसके अंदर हम पोजीशन निकालते हैं, ये भी आपकी दो तरह की होती है, पोजीशनल एवरेज, ठीक है। पोजीशनल एवरेज में हम पढ़ेंगे आपके मीडियन और मोड को, मीडियन और मोड को। बट अर्थमेटिक के अंदर आपकी 3 तरह की अर्थमेटिक जो मैथमेटिकली एवरेज होती है वो क्या है, आपकी सबसे पहले अर्थमेटिक मीन, नेक्स्ट इज दैट ज्योमेट्रिक मीन, नेक्स्ट इज दैट हार्मोनिक मीन। आज मैं केवल आपको अर्थमेटिक मीन को कंसेप्ट के क्लियर करूंगी, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना तो आगे के इसके ऊपर बेस है। क्योंकि इसके अंदर मैं आपको सीरीज बताने वाली हूँ कि कितने तरह की सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज, यानी इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं।
उनको समझाने वाली हूँ। ठीक है, एफ क्या होता है, सी एफ क्या होता है, आपका डी एक्स क्या होता है, आई क्या होता है, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो थोड़ा छोटा करेंगे क्योंकि आपको थोड़ा सा बेस समझाना है। देन उसके बाद हम ये सभी पोजीशन, ये सभी जो क्या है एवरेजेस को, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारे अर्थमेटिक मीन को। अर्थमेटिक मीन को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके क्वेश्चन के अंदर दो तरह की सीरीज दी होती है। सबसे पहले आपको सीरीज पता होनी चाहिए। सीरीज क्या होती है? सीरीज का मतलब होता है जो आपको डाटा गिवन होता है। अब मैंने कहा कि ये आइटम्स गिवन है, ये आइटम्स गिवन है, ये आइटम्स गिवन है, तो ये क्या है? ये वैल्यूज़ क्या है? एक वेरिएबल्स है, ये आइटम्स है, इसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। जो आपने डाटा कलेक्ट किया, जो आपने डाटा ऑब्जर्व किया, वो आपने रिप्रेजेंट कर दिया। ये आपकी 3 तरह की होती है। ठीक है, सीरीज कितने तरह की होती है? आपकी 3 तरह की होती है। इंडिविजुअल सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज होती है, कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है। इसको समझने के लिए आप ये थोड़ा फिगर आपके माइंड में बिठा लीजिए। इंडिविजुअल सीरीज में केवल एक लाइन दी जाएगी, एक लाइन, दैट मीन्स इसके अंदर 1 वेरिएबल्स दिए जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रीट के अंदर क्या होगा? एक एक्स होगा और एक एफ होगा। एक्स का मतलब क्या है? ये नंबर्स, मान लीजिए 4 है, 5 है, 8 है, 9 है। ठीक है, एफ का मतलब होता है ये नंबर सीरीज में कितनी बार रिपीट हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अब मैंने यहाँ पर ये नंबर लिखे थे, राइट, ये नंबर लिखे थे मैंने। अब आपको सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन नज़र आ रहा है? 8 नज़र आ रहा है। तो 8 के जब मैं इसको ऐसे लिखूंगी ना, 3 4 5, ये हो गया 3 4 5। मैं आपको एग्जाम्पल समझा रही हूँ अभी। 7 8 7 8, अब 10, एक और 8 ले लेते हैं हम। ठीक है, क्योंकि 10 भी 2 बार आ रहा है। 10 14 15। ठीक है, ये आ गई आपकी एक्स सीरीज। एफ का मतलब होता है ये नंबर कितनी बार इसके अंदर रिपीट हुए हैं। अब 3 देखो क्या रिपीट हुआ है? कितनी बार रिपीट हुआ है? एक बार रिपीट हुआ है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 4 देखो कितनी बार रिपीट हुआ है? एक बार रिपीट हुआ। 5 भी एक बार रिपीट हुआ है। 7 भी एक बार रिपीट हुआ है। 8 देखो 1 2 3 बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 10 आपका 2 बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 14 आपका 1 बार एंड ये 1। तो एफ का मतलब होता है कि कितनी बार वो आइटम रिपीट हुई है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ टाइम ए वैल्यू विल बी अकर, कितनी बार वो चीज़ें आई हुई हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर एफ दिया होता है। कंटिन्यूस में क्या होता है कि आपको एक रेंज प्रोवाइड की जाती है। रेंज का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अब यहाँ पर देखो, एक ऐसे 3 से लेके 15 तक का है, तो मैं इसकी रेंज कैसे बना सकती हूँ? 3 से लेके 6 तक की आइटम्स आई हुई है, 6 से लेके 9 के आइटम, 9 से लेके 12 की आइटम, 12 से लेके 15 के। डाटा को और कंसाइज कर दिया है मैंने, डाटा को और छोटा कर दिया है। अब 3 से लेके 6 के अंदर 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा। ये तीनों की तीनों आइटम आएगी। देखो 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा। कितनी बार आए हुए? ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 3। समझ पा रहे हो? तो रेंज का मतलब होता है एक इसकी लोअर लिमिट दिखा दी है, एक आपकी अपर लिमिट दिखा दी है, इसके बीच में आने वाले वैल्यू को आप काउंट करोगे और उसको फ्रीक्वेंसी के अंदर पुट अप कर दोगे। ठीक है जी। इसी तरह से अब मैं देखो 6 से लेकर 9 तक की बात करूँ, 6 से लेकर 9 तक की बात करूँ, तो यहाँ की बात होगी। ठीक है, 3 और 1 4 आ जाएगा। 9 से लेकर 12 की बात करूँ तो यहाँ पर 12 तो है ही नहीं, सीधा 14 आ रहा है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। 12 से एक सेकेंड 12 से लेके 15 तक की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास ये 2 आएंगे। तो आपको नज़र आ रहा है फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है? नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ टाइम आइटम विल बी अकर, कितनी बार कोई आइटम आई हुई है। और अब कंटिन्यूस सीरीज के अंदर रेंज प्रोवाइड की जाएगी कुछ इस तरीके से। उम्मीद करती हूँ ये जो अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रही हूँ ये आपको समझ में आ जाएगा। इंडिविजुअल में क्या हुआ? एक सिंगल सीरीज आपको शो ऑफ कर दी। डिस्क्रीट में क्या होगा? आपको 2 सीरीज दी जाएंगी, एक 1 वेरिएबल्स की होगी, एक को हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी की, कौन कितनी बार नंबर रिपीट हुआ है, और एक सीरीज होती है आपकी कंटिन्यूस सीरीज। ये तीनों सीरीज आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न रखनी है। और जब एग्जाम्पल आपको, जब क्वेश्चन प्रैक्टिकल आएगा ना, तो क्वेश्चन प्रैक्टिकल कुछ इसी तरीके से मिलेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल शो ऑफ करती हूँ, जिसके हेल्प से आपको थोड़ा सा आसानी लगेगी। देखो एक आपको ये नज़र आ रहा है, एक्स दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, तो माइंड में फटाफट आ जाना चाहिए जब 2 चीज़ें होती है वो डिस्क्रीट होती हैं, एक एक्स और एक
एफ। अब मैं आपको ये वाला एग्जाम्पल दिखाऊं तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि कॉन्टिन्यूस सीरीज है जिसके अंदर आपको रेंज प्रोवाइड की है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 35, 25, ये रेंज है। ये कंटिन्यूस सीरीज है, इसके अंदर अलग अलग फॉर्मूले पुट होंगे। उम्मीद करती हूँ ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, इस पॉइंट पे पहुँचते हैं कि इन डाटा के हिसाब से, इन डाटा जो आपको दिया हुआ है, इनकी हेल्प से आप क्या करेंगे, अब हम एवरेज निकालेंगे। ठीक है जी, इंडिविजुअल सीरीज आती है, डिस्क्रीट सीरीज आती है, कंटिन्यूस सीरीज आती है। अब आपको ये पता चल गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनके फॉर्मूलेज देखेंगे। अब अगर आपको ये दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए हैं तो बाकी के सभी सीरीज के फॉर्मूले आपको आसान लगेंगे। देखो पहले इनको समझिए कि ये क्या रही हैं। देखो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, एक फॉर्मूला याद करने की कहूँगी, बाकी मैं आपको इसके बेस पर समझाऊंगी। और वो भी याद नहीं करना, अभी उससे पहले मैं आपको ये फॉर्मूला करवा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ एग्जाम्पल की हेल्प से। देखते हैं, देखो इसके अंदर क्या कहा गया है कि डायरेक्ट मेथड होता है, एक शॉर्टकट मेथड होता है। शॉर्टकट में क्या होगा कि आपकी थोड़ी कैलकुलेशन क्या है, थोड़ा सा ईजी हो जाएगी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं कहूँगी, थोड़ा सा ईजी होगी। बट जब हमारे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आएंगे, बड़े बड़े नंबर आएंगे, तब ये शॉर्टकट मेथड आपका बहुत हेल्प आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी, तो मुझे लग रहा है मुझे अपना कैलकुलेटर भी ओपन कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत कैलकुलेशन की यूज़ होगा। और आपको भी कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, उम्मीद है हमारे टाइम में तो यूज़ करने देते थे, आपको भी यूज़ करने देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक सीरीज़ लिखी हुई है, आपको ये सीरीज़ दिखाई दे रही है। देखते ही आपको क्या माइंड में आ रहा है कि ये क्या है, आपकी इंडिविजुअल सीरीज़ है। इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या होता है कि आपको, मैं इसका अगर मुझे निकालना है कि एक बच्चा है, उसके पहले दिन नंबर आए 5, फिर उसके बाद 8 नंबर आए, फिर उसके बाद उसके 10 नंबर आए, उसके 12, फिर 15, फिर 16। क्या आपको नज़र आ रहा है उसके नंबर बढ़ते जा रहे हैं? नज़र आ रहा है ना? तो क्या मैं अगर पूछूं कि उसका एवरेज नंबर कितने आए हैं, तो मैं कैसे निकालूंगी? इन सभी का टोटल कर दूंगी, सभी का क्या कर दूंगी? टोटल कर दूंगी। तो समेशन ऑफ दिस वन, तो इसको अगर मैं ऐड करने लग जाऊं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 20 + 30। ठीक है जी, एंड 30 प्लस में 15 प्लस के 16 प्लस के 5, ये आ गया आपका 66। क्या मैंने कैलकुलेशन ठीक की है? अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ उसे करेक्ट कर लेना, आप मुझे बता भी सकते हैं, बट इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है, 66 है। अब समेशन ऑफ द एक्स तो कर दिया, कितने बारी नंबर आए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है जी, 66 को अगर मैं 6 से डिवाइड करने लग जाऊं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? 11। दैट मीन्स इसके 11 नंबर क्या है? एवरेज है। हमेशा क्या होगी, मोस्ट ऑफ चांसेस में ये होता है कि जो एवरेज होती है आपकी इस डाटा के बीच में ही मिलेगी। अब देखो 11 कहाँ लाई करता है? इसके बीच में लाई करता है, तो आपका एवरेज निकल गया। दैट्स इट। आपका फॉर्मूला भी यही है बच्चे कि समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन। एन यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम। ये ऊपर समेशन क्या निकल के आया था? 66। नंबर ऑफ आइटम कितनी थी? 6 थी। एवरेज आपका निकल कर आ गया। दैट्स इट, सिंपल सा आंसर था। अगर मैं शॉर्टकट मेथड की बात करूं, शॉर्टकट मेथड में क्या होता है कि आपको केवल एक स्टेप और एक्स्ट्रा करना पड़ता है कि इसमें से, अब तो मैंने देखो खुद निकाला है 11 कि 11 इसके बीच में लाई करता है। अगर मैं अपने हिसाब से इसमें से कोई भी एक को सेलेक्ट कर लूँ, मान लीजिए मैंने सेलेक्ट किया 10, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? dx निकालेंगे। क्या निकालेंगे? dx। dx का मतलब क्या होता है कि x में से ये जो x सीरीज है और जो हमने माना है अज्यूम्ड मीन, जो हम मान रहे हैं x को 10, a को 10। ये थोड़ा सा समझने की बात है। अगर आपको एक बार ये समझ में आ गया तो मुझे 100% श्योर है कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है जी, ये पहला क्वेश्चन आ गया समझ में। देन दूसरे क्वेश्चन के अंदर क्या होगा कि शॉर्टकट मेथड में एक हम एज्यूम्ड मीन लेकर चलेंगे, जिसकी हेल्प से हम सारे के सारे क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करेंगे। देखो हमने एज्यूम्ड मीन अपने आप लेकर चल लिया है कि हमने मान लिया कि हमारा मीन क्या है? 10 है। दैट मीन्स हमारा एवरेज क्या है? 10 है। ठीक है जी। अब dx का मतलब क्या होगा कि जब हम क्या करेंगे, x में से a को माइनस करेंगे, a मीन्स 10 को माइनस करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको लिख कर बता रही हूँ, आगे हम बिल्कुल डायरेक्ट करेंगे। अब देखो 5 में से x 5, 10 क्या है? a क्या है हमारा? अब मैं इसमें पुट कर रही हूँ, x क्या है? 5, a क्या है हमारा? 10। तो 5 माइनस के 10 कितना हो गया? -5।
इसी तरह से 8 माइनस के 10 क्या हो जाएगा, माइनस के 2। 10 माइनस के 10 क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। 12 माइनस के 10 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2। 15 माइनस के 10 क्या हो जाएगा हमारे पास, 5। 16 माइनस के 10 क्या हो जाएगा हमारे पास, 6। ये क्या निकल कर आई है हमारे पास, ये निकल कर आई है हमारे पास dx निकल कर आई है। ठीक है जी। नेक्स्ट अब क्या निकालना है, हमें कुछ नहीं निकालना, अब हमें सीधा इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना है। बस एक बार इसको समेशन करना है, समेशन ऑफ dx। अब देखो आपको क्या नज़र आ रहा है, इसमें क्या करना पड़ा था, हमें प्लस करनी पड़ रही थी। इसमें प्लस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें नेगेटिव 5 हमारा क्या करेगा, पॉजिटिव 5 से माइनस हो जाएगा, मतलब राइट ऑफ हो जाएगा। नेगेटिव 2 पॉजिटिव 2 के साथ, तो हमारे पास क्या बचेगा, 6 हमारा। फॉर्मूला क्या नज़र आ रहा है आपको, a प्लस के समेशन ऑफ dx अपॉन में n। a क्या था हमारे पास बच्चे, 10 था। ठीक है जी। dx क्या है हमारे पास, 6 है। ठीक है जी। n क्या है हमारे पास, n कितने नंबर ऑफ आइटम है, 1 2 3 4 5 6, ये अपने में हो गया 6। इसको अगर मैं कट करके बताऊं तो 10 प्लस के 1 इज इक्वल टू 11। इस केस में भी हमारा क्या हुआ, आंसर क्या आया है, 11 ही आया है। इस केस में भी 11 आया था, इस केस में भी 11 आया है। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बस आपको ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। अगर आप शॉर्टकट मेथड यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर आपको dx निकालना पड़ेगा। dx का मतलब क्या है कि जब हम क्या करते हैं, एक एज्यूम्ड मीन, अपने आप एक मीन मान लेते हैं सीरीज़ में से, गिवन सीरीज़ में से, उसको फिर हम पूरी सीरीज़ में से माइनस करते हैं, फिर उसका समेशन, देन ये फॉर्मूला। जो एज्यूम्ड मीन लिया था उसका रोल हमेशा याद रखना, वो प्लस में आएगा। दैट्स इट। ये आपका मीन का पूरा फॉर्मूला हो गया, पता है आपको। इंडिविजुअल सीरीज कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं हमारी इनडायरेक्ट डिस्क्रीट सीरीज के ऊपर। स्टेप्स लिखे हुए हैं, अगर आप इनको फॉलो करना चाहते हो वेल एंड गुड, थोड़ा सा इजी रहेगा क्योंकि स्टार्टिंग में +1 +2 क्लास में या फिर ग्रेजुएशन में भी अगर किसी ने फर्स्ट टाइम टच किया है स्टैटिस्टिक्स को तो उनके लिए भी थोड़ा सा आसान रहेगा। ठीक है। हमें क्या करना है, इसमें तो सिंपल है कि हम क्या कर रहे हैं, सभी का ऐड कर रहे हैं, बाय में नंबर ऑफ आइटम है। इसमें शॉर्टकट मेथड में हमारे पास क्या है कि टेक ए एज्यूम्ड मीन एंड टेक ए dx का मतलब होता है x माइनस का a एंड सम ऑफ द dx एंड अप्लाई द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, a प्लस के dx अपॉन में n समेशन ऑफ dx। दैट्स इट। सिंपल लग रहा है। ओके जी। अब हम चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज का मतलब क्या है, जब आपको 2 चीज़ें दी होती है, एक x वेरिएबल दिया होता है, एक फ्रीक्वेंसी दी होती है। इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, 2 फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड है, दैट मीन्स शॉर्टकट मेथड है। अब मैं इस फॉर्मूले को आपको लिख के बता रही हूँ, ठीक है, जिससे आपको एक सेकेंड, वेयर इज माई लिस्ट। डायरेक्ट मेथड में हमने क्या पढ़ा कि समेशन ऑफ समेशन ऑफ x अपॉन में n हमने पढ़ा है ना। और इनडायरेक्ट में क्या पढ़ा हमने, इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं हम इसको शॉर्टकट मेथड में हमने क्या पढ़ा कि a प्लस के समेशन ऑफ dx अपॉन में n पढ़ा हमने। ये था हमारा इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला। अगर मैं डिस्क्रीट सीरीज की बात करूं, डिस्क्रीट सीरीज की बात करूं तो यहाँ पर क्या चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है, यहाँ पर f एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहाँ पर f ही ऐड होगा और कुछ नहीं होगा। f ऐड का मतलब कि यहाँ पे क्या था, समेशन ऑफ x अपॉन में n था ना, है ना। अब यहाँ पे समेशन ऑफ x नहीं है, समेशन ऑफ f x होगा। मैं इसको अलग पेन से हाईलाइट करना चाहूँगी जिससे आपको थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आए, समेशन ऑफ एफ एक्स। और इसी तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड की बात की जाए तो यहाँ पर क्या होगा, a प्लस के समेशन ऑफ dx अपॉन में n था ना, बट यहाँ पर क्या होगा, डिस्क्रीट सीरीज में आपको यहाँ पर बस f लगाना है, दैट्स इट। क्योंकि अब देखो डिस्क्रीट सीरीज में 2 चीज़ें आई हैं, x और f आई है, यहाँ पर केवल x था तो x का यूज़ हुआ, f आया है तो f भी आएगा ना भाई, यूज़ में तो लेकर आएंगे ना। तो यही बात अब हम यहाँ पढ़ने वाले। डायरेक्ट मेथड हमने अब भी आपको समझाया कि x कैसे निकलेगा, समेशन ऑफ f x अपॉन में n, और शॉर्टकट में कैसे निकलेगा, a प्लस के समेशन ऑफ dx अपॉन में n। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखो मैंने एग्जाम्पल पहले इसलिए लिखे थे, थोड़ा सा टाइम बचेगा क्योंकि समझाने में ज़्यादा टाइम जाना चाहिए हमारा।
एज़ कम्पेयर टू लिखने में। ठीक है, हम कैलकुलेटर का भी यूज़ कर रहे हैं कि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए। अब हम किस मेथड से कर रहे हैं? डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था? जल्दी से आँख बंद करके जल्दी याद कीजिए। डायरेक्ट में सिंपल में क्या था कि समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन था। डिस्क्रीट आ गया तो समेशन ऑफ एफ एक्स था, समेशन ऑफ एफ एक्स। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एफ एक्स निकालेंगे और इसका समेशन निकालना है हमें एफ एक्स का। तो एफ एक्स का समेशन निकालने के लिए दैट मीन्स हमें इनको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हाँ जी बेटा, सही बोल रही हूँ मैं। तो इनको जल्दी से मल्टीप्लाई करिए। 24, 45, 80, 11 इंटू 12, 132 एंड एक सेकेंड 12 इंटू 7, 84, 13 इंटू 5, 65। ठीक है जी, ये आपकी यहाँ पर कैलकुलेशन आ गई है। अब इनको हम प्लस करते हैं। इनको अब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 430। ठीक है जी। अब हमारा फॉर्मूला क्या था? समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में एन था। समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में एन क्या कह रहा है कि 430 अपॉन में एन है। एन यहाँ पर हमारा क्या है? नंबर ऑफ आइटम ही रहेगा जो हमारा इंडिविजुअल सीरीज में था। नंबर ऑफ आइटम क्या है? 1 2 3 4 5 6। अगर मैं 430 को 6 से डिवाइड करूं तो हमारे पास क्या आंसर आने वाला है? 71.66% हमारे पास क्या है? इसकी ये मीन आया है, इसका ये एवरेज आया है। ये तो हो गया हमारे पास डायरेक्ट मेथड। थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारे पास क्या रही है? कॉम्प्लेक्स रही है। हम इसको थोड़ा सा सिंपल मेथड से करके दिखाएंगे आपको। ठीक है जी। अब मेरे को क्या करना है? एक्स सीरीज में से ये हम क्या कर रहे हैं? शॉर्टकट मेथड इनडायरेक्ट सीरीज से हम क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया? सबसे पहले हमने क्या किया है? इसमें से एज्यूम्ड मीन लिया। एक एज्यूम्ड मीन ले लीजिए, कोई भी एज्यूम्ड मीन ले लीजिए। यहाँ से पहले हमने 10 लिया था, अब फिर हम 10 ले रहे हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? dx निकालेंगे। ठीक है, एज्यूम्ड मीन लेते ही सबसे पहले काम होगा आपका dx निकालना। तो dx क्या होगा? 8 माइनस के 10, 9 माइनस के 10, यहाँ पे साथ साथ लिख देती हूँ, माइनस के 2, माइनस के 1, 10 माइनस के 10, 0, 11 माइनस के 10, 1। इसके साथ करना है बच्चे, कभी आप f के साथ कर दो इसको, नहीं, x माइनस के a के साथ हमारा dx निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 12 माइनस के 10, 13 माइनस के 10, ये निकल गया 2, ये निकल गया 3। ठीक है जी। अभी इसको ऐड करने की जरूरत नहीं क्योंकि फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ एफ डी एक्स। एफ के साथ डी एक्स की मल्टीप्लाई करनी है, एफ डी एक्स। अब ये जो निकल कर आया है ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेशन का काम है, सीधी सी बात है। अब इतनी सारी मोटी मोटी कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी तो हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी। अब इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। माइनस के 2 और 3, माइनस के 6, माइनस के 5 मल्टीप्लाई माइनस के 1, माइनस के 5, यहाँ पर 0, यहाँ पर 12, यहाँ पर 14, यहाँ पर 15। तो आप देख पा रहे होगे ये हो गया माइनस के 11, ये है 12। तो यहाँ पर क्या बच गया? 1, 15, 15, 30 डायरेक्ट निकल कर आ गया। देखो मेरे को कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट मेथड इसीलिए कि आपकी थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाती है। तो यहाँ पर 30 आ गया। अब फॉर्मूले में पुट करेंगे अब। ठीक है, अब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या फॉर्मूला है? a प्लस के समेशन ऑफ एफ डी एक्स अपॉन में एन, एफ डी एक्स अपॉन में एन। ठीक है जी। अब f क्या है हमारे पास? 10 है। एफ डी एक्स क्या है हमारे पास? 30 है। n क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है 6। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे सिली मिस्टेक हो गई भाई, सिली नहीं, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है मुझसे। यहाँ पे n जो है ना, यहाँ पर ये जो ये n है, यहाँ पर ये क्या है? समेशन है। ये क्या है? ये सम ऑफ आइटम है यहाँ पर, राइट, सम ऑफ आइटम है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल देंगे इसको। ये बात थोड़ा सा याद रखनी है, मैं आपको बताना भूल गई, मैंने भी मिस्टेक कर दिया, बट आपको ऐसे नहीं करना। अब उम्मीद है आप इसको याद रखोगे। जब आपको फ्रीक्वेंसी दी होती है ना, तो n के अंदर n की वैल्यू क्या हो गई? इनका सम होगा। इनका सम क्या है अब आपको मैं करके बता देती हूँ। 3 10 3 14 1 3 40 आपका यहाँ पर सम है। ठीक है, तो यहाँ पर 430 डिवाइड में 40 होगा। ठीक है,
430 डिवाइड में क्या होगा 40 होगा, देन इसको हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10.75, ये हमारी एवरेज है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर मेरे को यहाँ पर पता है कैसे चला पड़ा, क्योंकि जब एफ सीरीज़ मेरे को एकदम से मैंने भी थोड़ा सा ट्रिक से याद किया हुआ था, तो आपको भी मैं बताती हूँ। जब भी डिस्क्रीट सीरीज़ आएगी, ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होगा, आप हमेशा एन की अंदर आप फ्रीक्वेंसी का ऐड लेंगे। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज़ में फ्रीक्वेंसी का ऐड हमारा क्या होगा, एन होगा। तो यहाँ पर एन क्या होगा 40 होगा, देन इसको कैलकुलेट करेंगे 3/4, देन इसको 10 + 0.75 एंड 10.75। तो आपको आंसर नज़र देखो सेम नज़र आ रहा है, आपको आंसर सेम नज़र आ रहा है। तो यही कहना चाह रही थी, किसी भी मेथड से कर लो, आपका मीन जो है, आपका एवरेज जो है वो आपका सेम आएगा, बस फ़र्क इतना है कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट आप आ जाते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में। अब देखो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के अंदर क्या है, अभी तक हमने क्या किया, ये डिस्क्रीट इंडिविजुअल सीरीज़ थी। ठीक है, ये डिस्क्रीट सीरीज़ पढ़ी हमने, अब हम पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज़ पढ़ रहे हैं। कंटिन्यूस सीरीज़ में भी इसी तरह से दो मेथड है। ठीक है, कंटिन्यूस सीरीज़ में हमेशा क्या दी होती है, रेंज दी होती है। अब हम क्या कर रहे थे, अभी तक हमने क्या किया, एक्स सीरीज़ का यूज़ किया, एफ का यूज़ किया। एक्स सीरीज़ का मतलब क्या है कि ये वैल्यू दे रखी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है, विद द हेल्प ऑफ द एक्स सीरीज़ हम क्या निकाल रहे हैं, dx निकाल रहे हैं, अगर हम शॉर्टकट मेथड का यूज़ कर रहे हैं, है ना। बट कंटिन्यूस सीरीज़ में तो ऐसा कोई एक्स सीरीज़ दी ही नहीं है ना, इसको हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, आपको जो ये रेंज दी हुई है ना, इसकी हेल्प से निकालेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आपको ये दी हुई है रेंज 5 से 10, 10 से 15, हम छोटी सी लेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, 15 से 30, फिर उसके बाद हम एक्चुअल में जो एग्जाम्पल है वो लेंगे, बुक का एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखो मेरे पास ये रेंज दी हुई है, मेरे को क्या चाहिए, एक्स सीरीज़ चाहिए, एफ सीरीज़ चाहिए। मान लीजिए एफ आपको दी हुई है 2, 3, 5, ठीक है, बट एक्स तो नहीं दी हुई ना, ये हमें निकालनी है। इसको हम क्या नाम देंगे, हम इसको देंगे मिड वैल्यू नाम देंगे। इसको हम क्या नाम देंगे, मिड वैल्यू नाम देंगे। और ये कैसे निकलेगी, ये जो लोअर लिमिट है और ये जो अपर लिमिट है, इसकी फर्स्ट वैल्यू को हम क्या कहेंगे, लोअर लिमिट प्लस के अपर लिमिट अपॉन में 2, इसकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं, मिड वैल्यू निकालते हैं। आपकी बुक के अंदर एम भी लिखा होगा, बट मैं इसको हमेशा एक्स से ही डिनोट करती हूँ। क्यों, क्योंकि आपके फॉर्मूले के अंदर आप स्टार्टिंग से एक्स पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, आपकी ईजिएस्ट के लिए। सो अब यहाँ पर देखो कि मैं कैसे निकालूंगी, 5 + के 10 अपॉन में 2, तो क्या निकल के आएगा, 15 अपॉन में 2, दैट मीन्स 7.5। इसी तरह से नेक्स्ट 10 + के 15 अपॉन में 2, कितना आएगा, 25 अपॉन में 2, कितना आएगा, 12.5। ठीक है जी, 12.5। इसी तरह से 15 + के 30 अपॉन में 2, तो कितना आएगा, 45 अपॉन में 2। ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, 5 अपॉन में 2, 22.5। आप ये कहेंगे कि मैम इतना सारा टाइम हमें मिलेगा। आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आपने अच्छे से ये सभी वैल्यू लिखी है, ये वाली वैल्यू लिखी है, तो मिड वैल्यू निकालने का एक छोटा सा आसान ट्रिक क्या है, आपको जस्ट केवल एक वैल्यू निकालनी है। उसके बाद क्या करना है, अब देखो पहली वैल्यू निकाली आपने 7.5, देन उसके बाद ये बिना कैलकुलेशन के भी मैं निकाल सकती हूँ। कैसे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताइए मुझे जल्दी से, कितना है, 5 का डिफरेंस है, इसको 5 से प्लस कर दीजिए, 12.5। फिर इसके बाद में कितना डिफरेंस है, ये कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस ले लिया मैंने, यहाँ पे 20 आएगा। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है आज, 20, तो यहाँ पर आएगा 35, 5.17। देखो आपकी मिस्टेक भी पता चल जाएगी, अगर आप दो तरीके से करेक्शन करना चाहें तो आपकी मिस्टेक पता चल जाएगी, बट ये तभी पॉसिबल होगा जब आपकी एक्यूरेसी, जब आपके पास टाइम ज़्यादा होगा। अब देखो यहाँ पे 12.5 आ गया। अब इसके अंदर फिर इसके अंदर बीच में डिफरेंस क्या है, 5 का है, तो इसके अंदर फिर 5 प्लस कर दूँ तो 5, 17.5। तो आपके पास सेम रेशियो नज़र आएगी आपको मिड वैल्यू की। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई है, एक्स सीरीज़ आ गई है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा रेंज से हम कैसे मिड वैल्यू निकालते हैं और इसकी शॉर्टकट
ट्रिक भी आपको पता चल गई होगी। मोस्ट ऑफ क्या होता है कि ये जो रेंज होती है ना सेम होती है। एक बार आप मान लीजिए अगर 1 का डिफरेंस है तो 1 का ही डिफरेंस मिलेगा पूरी सीरीज़ के अंदर, 5 का डिफरेंस है तो 5 का ही मिलेगा, 7 का डिफरेंस है तो 7 का मिलेगा, 10 का डिफरेंस है तो 10 का डिफरेंस ही मिलेगा। तो आपको वही डिफरेंस आपको ऐड करके जाने आगे चले जाने। ठीक है, चलिए फिर एक एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। अभी इसका भी एक रहता है फॉर्मूला। अब देखो डायरेक्ट मेथड के अंदर कंटिन्यूस सीरीज के अंदर पता है क्या फॉर्मूला बनेगा, समेशन ऑफ क्या करते आ रहे थे। अब हम क्या करते आ रहे थे, एफ तो आपके पास गिवन है, ब्लैक पेन के यहाँ है। अब आपके यहाँ पर रेंज दी होती है एक, और एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी होती है। फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है, नई चीज़ क्या आई है, हमारे पास एम नज़र आया है, और नीचे क्या है, एज इट इज़ सिमिलर, फ्रीक्वेंसी का ऐड। ठीक है जी। और अगर हम बात करें शॉर्टकट मेथड की, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है जी। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, एज इट इज़ 1 प्लस के समेशन ऑफ एफ अपॉन में एन। यहाँ पे मैंने क्यों ब्लैंक छोड़ा, क्योंकि यहाँ पर डी एम आएगा। आप इसको डी एम की बजाय एफ एम की बजाय आप क्या लिख सकते हो, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में एन, और ए प्लस के समेशन ऑफ एफ डी एक्स अपॉन में एन। एक्स को थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि जब रेंज आ जाए तो वहाँ पर हमें मिड वैल्यू निकाल कर फिर हम इसको एम का एक्स का नाम देंगे। थोड़ी सी आपको सिंपल समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर एक्स रखा। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, देन आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने 2 एग्जाम्पल ली हैं। CI दे रखा है, दैट मीन्स आपको रेंज दी हुई है 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28। आपको रेंज में डिफरेंस नज़र आ रहा है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस को हम हमेशा आई से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, आई से। इसको याद रखना, डिफरेंस क्या होगा हमारा, आई से डिनोट होगा। ठीक है जी। और डिफरेंस कितना है, अब हमारा 7 है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब हमें क्या निकालना है, एम निकालना है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एक्स निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको निकालने का मैं आपको जो भी अब मैंने आपको यहाँ समझाया ना, प्लस करके अपर लिमिट अपॉन में लोअर लिमिट डिवाइड में 2। लोअर लिमिट क्या है, 0 है, प्लस के 7 अपॉन में 2, तो इसका क्या आएगा, 3.5 आएगा। मैं आपको करके भी दिखाती हूँ, नज़र आ रहा होगा। देखो 0 प्लस 7 डिवाइड 2 नज़र आ रहा है, 3.5। ठीक है जी। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, सबसे साथ साथ प्लस करती जाऊँगी। पहले 3.5 आया, फिर 10.5 आएगा। ठीक है, 10.5 आने के बाद फिर इसके अंदर फिर 7 प्लस करेंगे तो 17.5 आएगा। 17.5 आने के बाद फिर इसके अंदर फिर हम प्लस कर देंगे, देन हमारे पास क्या आएगा, ऐसे ही आते रहेंगे ये 17.5, 24.5। ठीक है, 7 प्लस कर दिया मैंने। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एफ की एम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ही ये है कि एफ एम निकालना है, एफ एम हमें निकालना है। तो अब मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी की हमने किससे मल्टीप्लाई करी, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है आपको, नॉर्मल सी बात है, लगेगा ही। तो हमने क्या किया, कैलकुलेटर का यूज़ किया और हमने इसको प्लस करना स्टार्ट कर दिया, मल्टीप्लाई करना, सॉरी। ठीक है, 364 ये मैंने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ था, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, अब इसको हम करेंगे प्लस। इसकी प्लस करने के बाद हमारे पास क्या आया, 72723। ठीक है जी। अब आपको यहाँ पुट करना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का और हम ऐड कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का ऐड करने के बाद हमारे पास 152 आया। अब इनको जस्ट पुट करना है फॉर्मूले के अंदर, 2723 अपॉन में 1553। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। देन हमारे पास क्या आया है, 17.914। ये आपकी क्या आई है, एवरेज आई है। अब आपको आसान लग रहा है ना, केवल फॉर्मूला को देखो, इक्वेशन देखो क्या गिवन है, इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस है, कैसी सीरीज दी हुई है आपको, उसी के हिसाब से क्या कर दो, फिर आप अपने इन फॉर्मूला के अंदर वो सभी चीज़ें पुट करना स्टार्ट कर दो, उसी के हिसाब से वो सभी चीज़ें निकालना शुरू कर दो। अब मैं आपको शॉर्टकट मेथड से फॉर्मूले को अप्लाई करना सिखाना चाहूँगी और डाटा को यूज़ करना सिखाना चाहूँगी। अब देखो यही डाटा सेम है, फ़र्क बस इतना है मैं फॉर्मूला चेंज कर रही हूँ, शॉर्टकट मेथड को मैं यूज़ कर रही हूँ। शॉर्टकट मेथड में जब इसको मैं यूज़ करूँगी तो मेरे पास क्या, मुझे वैसे मिड वैल्यू तो वैसे भी निकालनी है, राइट। एक्स की वैल्यू तो वैसे भी हमें निकालनी है,
मीन्स कि m वैसे भी निकालना है तो एज इट इज़ निकल कर आ जाएगा 3.5, 10.5, 17.5 एंड 24.5। ठीक है, अब इसमें हमें dx निकालना है, दैट मीन्स dm निकालना है। dm कैसे निकलेगा, dm का मतलब क्या है, या फिर मैं कहूँ dx का मतलब क्या है, x माइनस का a। जो ये सीरीज आई है इसमें से a को माइनस करना है, दैट मीन्स हमें a लेना पड़ेगा ना। हम इसको 10 को ले लेते हैं a। अगर मैं 10.5 और 3.5 में से इसको माइनस करूँ तो यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 14 आएगा। ठीक है जी, फिर इसको f से मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स इस वाली सीरीज को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 19 इंटू 7 133, ये आ जाएगा 0 एंड 36 इंटू 7, ये माइनस में आएगा बच्चे, क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में है। ठीक है, 252 एंड 72 मल्टीप्लाई 14 1008, ये आपका आ गया है। ठीक है, देन इसको प्लस करना है, ये माइनस में ये प्लस में, इनकी कैलकुलेशन करने के बाद 1027 आएगा आपका आंसर। फ्रीक्वेंसी का ऐड आपका वही 152 रहने वाला है। अब इसको जस्ट क्या करना है, पुट करना है। फॉर्मूला क्या था, a प्लस के, a में क्या आएगा, a हमारा क्या था 10.5 था, 10.5 प्लस के समेशन ऑफ एफ डी एक्स क्या है 11 to 7 और n क्या है हमारे पास 152। अब हम क्या करेंगे, 1127 को 152 के साथ अगर मैं डिवाइड करूं, एक सेकेंड, 152 के साथ मैं इसको डिवाइड करूं तो मेरे पास पता है क्या आया है, मैं आपको शो करके दिखाती हूँ। 7.4144 नज़र आ रहा है आपको, 7.4144। इसके अंदर मैं 10.5 अगर मैं प्लस कर दूं तो आपको नज़र आ रहा है 17.91। तो क्या ये हमारा इसके साथ मैच हो रहा है, परफेक्टली मैच। कहने का मतलब बस कैलकुलेशन थोड़ा आसान करनी है तो शॉर्टकट मेथड यूज़ कर लो, अदरवाइज़ आपके पास डायरेक्ट मेथड तो है ही है, वो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर केवल एक फॉर्मूला हो रहता है कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर जो आपका क्वेश्चन आता है ना, मैं अब आपको बताती हूँ क्वेश्चन कैसा आता है। ये तो अभी तक आपका बेस चल रहा था कि किस तरीके से फॉर्मूला पुट क्या होता है, dx का मतलब क्या होता है, i का मतलब क्या होता है, f का मतलब क्या होता है, ये सभी चीज़ें हम निकाल रहे थे, इतनी देर से हम यही चीज़ निकाल रहे थे, है ना। अब इसी के बेस पर एक वाइड एरिया में एक फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूले का नाम क्या है, शॉर्टकट मेथड विद स्टेप डेविएशन। यहाँ पर ये जो है ना स्टेप डेविएशन, ये क्वेश्चन आपका थ्योरी में और आपका प्रैक्टिकल में आता है। इसके मैं स्पेशल इसीलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाऊंगी सभी क्लासेस के। सबसे पहले हम ग्रेजुएशन और +2 क्लासेस के हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन में जो कर लेगा नॉर्मल सी बात है, वो मास्टर डिग्री में तो इजीली कर सकता है। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाऊंगी। पहले इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। पहले इसका मैं एक फॉर्मूला समझाती हूँ कि इसका फॉर्मूला कैसे बना है। अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे कि a प्लस के समेशन ऑफ f इंटू डी एक्स डैश अपॉन में n इंटू आई। आपके इसके फॉर्मूला के अंदर क्या चीज़ नहीं आई है, आपको अलग से पता लग रहा है क्या चीज़ नहीं आई है, डी एक्स डैश और आई नज़र आया है, जो अभी तक किसी भी फॉर्मूला के अंदर हमने यूज़ नहीं किया है ना। ए आपको पता है आपका एज्यूम्ड मीन है, एफ पता है आपकी फ्रीक्वेंसी है, एन पता है आपको समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब ये डी एक्स क्या है भाई, हमने तो डी एक्स पढ़ा था, डी एक्स का मतलब हमने पढ़ा था एक्स माइनस का ए पढ़ा था, है ना, यही पढ़ा था ना आपने, क्या कुछ और पढ़ा है अभी तक से पहले? अभी तक तो मैंने यही पढ़ा है, ठीक है जी। अब डी एक्स डैश का मतलब ये है कि जो आपकी वैल्यू आई है ना डी एक्स, इसका मान लीजिए इसका 10 आंसर आया है, और जो डैश होगा ना इसको हम आई से डिवाइड करेंगे। आई से डिवाइड करने का मतलब अब आई हमारे पास यहाँ पे क्या था 7 था, किसी के अंदर हमारे पास क्या है 4 आएगा 5 आएगा, वो आई होता है। उसको क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू आई है ना डी एक्स की जो भी वैल्यू आई है उसको हम क्या करेंगे आई से डिवाइड करते जाएंगे। किससे डिवाइड करते जाएंगे? आई से डिवाइड करते जाएंगे, और आई आपको नज़र आ रहा होगा साइड में मल्टीप्लाई करना है। बस कारण यही है कि कॉम्प्लेक्स डाटा को आप क्या कर रहे हो, ईजीएस्ट फॉर्म में शॉर्ट आउट कर रहे हो।
कॉम्प्लेक्स डाटा को क्या कर रहे हो, ईजिएस्ट फॉर्म में शॉर्ट आउट कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि ये मैं इतनी देर से बोल क्या रही हूँ। देखिए यहाँ पर आपको एक सीरीज दी हुई है, ये लो, आपको एक सीरीज दी हुई है 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28, 28 से 35, 35 से 42, 42 से 49। क्या आपको सबका डिफरेंस सेम नज़र आ रहा है? 7 है। कहने का मतलब मैं इसमें ये कह सकती हूँ कि आई जो है हमारा क्या है, 7 है। तो एक वैल्यू तो हमारे पास निकल कर आ गई है। ठीक है जी, इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम? मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू वही बात है, अपर लिमिट प्लस के लोअर लिमिट। 0 7 का क्या आई था, 3.5। इसमें हमने क्या करना है, 7 7 प्लस करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास लोअर अपर लिमिट आ जाएगी इसकी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, x आ चुका है, f है। अब हमें क्या निकालना है, इससे पहले इनकी मल्टीप्लाई हो, हम क्या करेंगे, dx निकालेंगे। dx पता है कि x माइनस का a होता है, सब कुछ चीज़ आपको अभी पता है ना। अब x हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लेंगे। अब इसके अंदर मैंने क्या मान रखा है, 24.5 को मैंने इसको में क्या माना है, x माना है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, 3.5 माइनस के 24.5, इसी तरह से 10.5 माइनस के 24.5, 17.5 माइनस के 24.5। इस तरीके से मैं माइनस करती जाऊंगी और मेरा वैल्यू आती रहेगी। ये माइनस में आई, माइनस में आई, माइनस में, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना इससे बड़ी है, ये इसके बाद इससे छोटी होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये माइनस में आएंगे तीनों और फिर ये प्लस में आएंगे। इतना समझ में आएगा? अब आपको क्या निकालना है, dx डैश निकालना है। dx डैश का मतलब क्या है, जो आपकी dx की वैल्यू आई है इसको हमें क्या करना है, i से डिवाइड करना है। i कितना है, 7 है। अब मैं 21 को 7 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा, आप जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हो। 1 से लेके, मोस्टली मुझे पता है 1 से लेके 15 तक आपको टेबल आते होंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा आपको 12 तक टेबल आते होंगे। तो 7 को जब मैं 21 से डिवाइड करूँगी तो माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3। कितनी सिंपल हो गई है बच्चे, कितनी सिंपल हो गई है ना। अब मुझे क्या करना है, जस्ट f से डिवाइड करना है, इसको f से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मैं, ये वाली टर्म इसके साथ डिवाइड मल्टीप्लाई होगी। 19 3 57, 25 2 50, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये प्लस करना है। अब मैं इसको फटाफट प्लस कर देती हूँ कि समेशन ऑफ f dx डैश का समेशन क्या बना है। इसको प्लस करने के बाद मेरे पास आया 78, क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में है, तो नॉर्मल सी वैल्यू बात है, वैल्यू थोड़ी सी कम आएगी। ठीक है, अब हमारे पास i भी निकल गया है, n तो आपको पता ही है, इनका ऐड करना है। इनका ऐड हमारे पास क्या है, 274 है हमारे पास इनका ऐड। ठीक है, f भी है, n दैट मीन्स n भी है हमारे पास, a भी है हमारे पास, ये भी निकल आया, ये भी निकल आया। क्या करना है, बस पुट करना है भाई। चलो हम पुट करके दिखाते हैं आपको कि क्या निकल कर आती है हमारी वैल्यू। अब मैंने बताया कि इसका फॉर्मूला ये है, तो a हमारे पास क्या है, 24.5 है, 24.5 है, प्लस क्या करना है, समेशन ऑफ f इंटू डी एक्स का डैश। dx का डैश क्या निकल के आया है, 78 आया है, 70 हम लिखेंगे। डिवाइड में हमें क्या लिखना है, n लिखना है। n हमारे पास क्या आया है, 274 आया है, 274 आया है। और इंटू में हमें क्या करना है, i करना है। i हमारे पास क्या है, 7 है। ठीक है जी, अगर मैं इसको इतने को मतलब सॉर्ट आउट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ। 546 अपॉन में 274 डिवाइड में 274, ये आ गया है आपके पास, दिखाई दे रहा है आपको 1.992700। तो मैं थोड़ा सा ही लूँगी इसका, 24.5 प्लस के 1.99। जब मैं 24.5 को 1 प्लस के 1.99 को लूँगी तो इसको ऐड करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, 26.49। बोलने में थोड़ी सी अगर मिस्टेक हो जाती है तो उसको समझ जाना बच्चे, क्योंकि कैलकुलेशन में मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ। बट फिर भी मैं आप पूरी हिम्मत करती हूँ कि आपको कंसेप्ट आसानी से समझा पाऊँ। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया मीन। ठीक है जी, अब आप ये कहेंगे, अब आपका ये बुक का एग्जाम्पल था, मैं आपको दिखाना चाहूँगी
बुक का एग्जाम्पल है ये। एक है सिंपल मेथड से करा आपने, जिसके अंदर हमने सिंपल एफ एम अपॉन में एन का फॉर्मूला पुटअप किया, तब भी हमारा 26.49 आंसर आया था। ठीक है, जब मैंने शॉर्टकट मेथड यूज़ किया ए प्लस के एफ डी एक्स, ये सेम मेथड का यूज़ किया, तब भी मेरे पास क्या आया 26.49 आया था। जब मैंने शॉर्टकट मेथड विद स्टेप डेविएशन मेथड से हेल्प से किया, तब भी मेरा आंसर आया 26.49 ही आंसर है। तो कहने का मतलब आप किसी भी मेथड से कर लीजिए, आपका आंसर, आपका मीन जो है, आपका एवरेज जो, आपका जो सेंटर पॉइंट है, वो आपका एक ही आने वाला है, एक ही पॉइंट आएगा। थोड़ा बहुत जो पॉइंट के बाद चेंज हो सकता है, अदरवाइज आपका सिमिलर आने वाला है। मैंने आपको हर एक एग्जाम्पल के अंदर मैंने प्रूफ करके दिखाया कि इंडिविजुअल सीरीज़ में भी, डिस्क्रीट में भी और आपका कंटिन्यूस सीरीज़ में भी। तो बस कैलकुलेशन को क्या करने का, ईजी करने का एक तरीका है। डिफरेंट तरीके लेकर आए हैं, डिफरेंट फॉर्मूलेज लेके आए हैं। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बस एक लास्ट पॉइंट रहता है अर्थमेटिक मीन के अंदर कि इसके एडवांटेज एंड लिमिटेशंस क्या हैं। ये मैं आपको बुक से करवाने वाली हूँ, क्योंकि बुक के अंदर बहुत से एक्स्ट्रा पॉइंट दिए हुए हैं। देन उसके बाद हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का, क्योंकि जो चैप्टर है ना, पता है कितना बड़ा है। मैं आपको इसके पेजेस दिखाती हूँ। इतना बड़ा पेज, ये इतने बड़े, मतलब कि 1 से लेके 125 पेज तक ये आपका सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। ये 2021-22 की बुक सेशन है, जो कि 2023-24 के अंदर भी मैंने देखा कि बुक आपकी एज इट इज़ सेम है। तो समझ सकते हैं कि इस चीज़ को आप एकदम से नहीं कर सकते, बट हाँ, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए आपको, कंसेप्ट इजी लगना चाहिए। अगर आपको यही समझ नहीं आया तो आप, नॉर्मल सी बात है, ये अच्छे से नहीं कर पाएंगे आगे वाले फॉर्मूले। तो यहाँ पे मेरिट एंड डीमेरिट्स दी हुई है अर्थमेटिक मीन की। क्या है? इट इज़ अ ईजी टू कैलकुलेट, आसान है इसको कैलकुलेट करना, क्योंकि आपको जस्ट समेशन करना है, अपॉन में एन करना है, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन दी उसको वैसे ही यूज़ करना है। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। क्या आपने कोई भी एक इन्फॉर्मेशन को छोड़ा है? नहीं छोड़ा ना, ठीक है जी, ये सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। इट इज़ कैपेबल फॉर द फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। अगर आपको आगे अलजेब्रिक ट्रीटमेंट करनी है, आगे कैलकुलेशन करनी है, आप उसके अंदर वो भी कर सकते हैं। हाँ, एक और बात कि इसके अंदर क्या है, मैं आपको ये बताना भूल गई, इसके अंदर और भी एग्जाम्पल आ सकते हैं आपकी बुक के अंदर कि एक आपके इंक्लूसिव क्लास इंटरवल दे सकते हैं, या फिर आपके पास मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसके एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं। इनको भी मैं इसी वीडियो के अंदर शॉर्ट आउट करूँगी कि अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप इसको ईजी से सोल्व कर लो। ठीक है, तो पहले इसकी मेरिट्स देखेंगे। इट इज़ अ रिजिडली डिफाइंड, ये थोड़ा सा रिजिडली डिफाइंड है। ठीक है, इट इज़ कैलकुलेटेड वैल्यू एंड नॉट बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सीरीज। ये है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। आपने देखा क्या, मैंने फॉर्मूले पुट कर करके शॉर्टकट हुआ, डायरेक्ट हुआ, स्टेप डेविएशन हुआ, इनके अंदर फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, उसकी हेल्प से हमने एक वैल्यू को निकाला है। ये हमने इसके पोजीशन के ऊपर बेस नहीं करता है, ये इसके अंदर हम कैलकुलेटेड वैल्यू के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, इसकी डीमेरिट क्या है कि ये एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये आपके डीमेरिट्स है। तो ये कहते हैं कि ये एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होता है। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब है कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये वैल्यू चल रही थी 2, 3, 4, एकदम से 100 आ जाए, फिर 500 आ जाए, इसका मीन क्या होगा? अब तो आपको मीन निकालना आ गया ना, तो आप इसको निकाल सकते हैं, फटाफट निकाल के बताइए। मैं इसको एक और ले लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया 600, ये हो गया 10, 610 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको मैं 6 से डिवाइड करूँ 610 को, तो ये पता है क्या आएगा, 101 आएगा। मैंने आपको क्या बताया था, मीन हमेशा सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर आता है। ये यहाँ आया, और कुछ एक ऐसी वैल्यू है, ये तो चलो ठीक आ गया, कुछ एक ऐसी वैल्यू जो 5000 आ जाए यहाँ पे, तो बिल्कुल ही आउट ऑफ रेंज जाएगा ये। तो एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। मैं इसको करके दिखाऊंगी। ये देखो 5000 है, एक सेकेंड, 5000 है, ये 100 है और 10 है, 5110 हो गया ये। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, तो पता है 851 हमारा एवरेज आया है, 851, जो कि यहाँ पर लाई करेगा। तो थोड़ा सा एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है ये। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन द ओपन एंडेड सीरीज़। ओपन एंडेड सीरीज़ मैंने सेकंड चैप्टर के अंदर करवाई थी। जब आपकी क्या है, सीरीज़ आगे से
ओपनली होती है, पीछे से ओपनली होती है, क्लोज एंडेड भी होती है, एक ओपन एंडेड होती है। ये ओपन एंडेड में इसको यूज़ नहीं कर सकते, ये ओपन एंडेड में हमेशा मीडियन का आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और तीसरी इसकी डिसएडवांटेज क्या है, इसको ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। मीडियन हो गया, मोड हो गया, इसको हम ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर पाते हैं। मोड को हम हिस्टोग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, एक ग्राफ है। हिस्टोग्राम हमारा मोड के अंदर यूज़ होता है और मीडियन के अंदर हम ओजाइक कर्व का यूज़ करते हैं। जब मैं इसका डिफरेंस करवाऊंगी ना मेन मोड मीडियन का, तब वहाँ पर आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई वैल्यू मिसलीडिंग हो जाए, मतलब कि अगर आपने जैसे कि 25 लिख दिया, 45 लिखना था, या फिर कुछ एक ऐसी होती है जैसे कि सैलरी होती है या फिर बोर्न बेबी होते हैं, अगर मैं उसका एवरेज निकालने लग जाऊँ कि जैसे मान लीजिए एक डाटा दे रखा है बच्चों के जन्म का, ठीक है, उसमें डाटा देने के बाद अगर हमने उसका एवरेज निकाला तो वो पॉइंट्स में आ जाता है कई बार कि 2.3, क्या 2 बच्चे और तीसरा आधा, ऐसा कुछ निकल सकता है कि जैसे कि 2.3 कपल, मैरिड कपल है, 2.3 क्या है, चाइल्ड बोर्न है, ऐसा नहीं होगा। ये थोड़ा सा अजीब सा, कुछ एक केसेस के अंदर ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि सैलरी के केस में होगा, या बोर्न बेबी का एग्जांपल यहाँ पर अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। और लास्ट क्या है, इट कैन नॉट बी डिटरमाइन इन द सिचुएशन व्हेन द वैल्यू इज मिसिंग। जब वैल्यू मिसिंग होती है तब भी एवरेज को आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी एडवांटेज में पढ़ा कि ये सभी एवरेज, सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है। अगर कोई भी एक ऑब्जर्वेशन आपकी मिसिंग हुई तो आप इसके अंदर एवरेज नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, वेटेड एवरेज मेथड क्या होता है, ये जस्ट सिंपल सा है। जो आपको सीरीज दी हुई है ना, इसको आपने वेट दिया होता है। वेट का मतलब कि कितना आप इसको प्रेफरेंस देंगे, कितना आप इसको इंपॉर्टेंस दे जा रही हैं। इक्वल इंपॉर्टेंस देना किसी हर एक आइटम को, सीरीज़ के जो भी आपको सीरीज़ दी हुई है ना, इसके अंदर इंपॉर्टेंस दी जाती है। इंपॉर्टेंस दैट मीन्स आपने इसको वेट दे दिया। जैसे कि आपसे अगर मैं पूछूं कि आपके फास्ट फूड में क्या चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, तो सबसे ज़्यादा क्या करेंगे, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, स्प्रिंग रोल, इन सभी चीज़ों का आप रेफरेंस दोगे कि सबसे ज़्यादा मैं तो बर्गर खाना पसंद करूँगी। तो क्या है, प्रेफरेंस दी। ये प्रेफरेंस इनका ऐड, इनको इनसे मल्टीप्लाई, दैट्स इट, सिंपल है, ये बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपका जो ये चैप्टर था सेंट्रल टेंडेंसी का जो बेस हमने समझाया है, ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे हम एक आगे जब हम सीरीज़ करेंगे जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सारे चैप्टर को, क्योंकि आगे इसी का बेस है जो हमने इसके अंदर डिस्कस किया। आगे फिर हम इन्हीं के बेस के साथ हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना।